इनफैक्ट आप सभी से दरख्वास्त है, कंसिडरिंग हम एक हॉलिडे सीजन में जा रहे हैं, लेकिन लोगों को फिर क्रिसमस के तोहफे भी चाहिए होंगे, तो वो आपके पिक्स के तौर पर हम दिलाएंगे। आगे क्रिसमस पिक्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। आई एम श्योर अमित, आपने काफ़ी कुछ तैयारी कर ली होगी, बिकॉज कैलकाटा में क्रिसमस की धूम अलग ही रहती है। उस पर भी बात करेंगे आगे। लेकिन आज फोकस में कौन से शेयर हैं, यतिन को अब जोड़ लेते हैं। और सबसे पहले आज सभी के रेडार पर रहेगा जोमैटो। कल शाम को जो खबर आ रही थी, लगा था आज खूब टूटेगा स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंकफुली मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया, लेकिन खबर के बारे में जान लेते हैं। जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके हवाले से जो खबर आ रही थी वो ये थी कि शिप रॉकेट में जोमैटो लगभग $2 बिलियन यानी 16-17 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का निवेश कर सकता है। और ये जो ऑफ़र है एक मेजॉरिटी स्टेक खरीदने के लिए रहेगी। लेकिन जोमैटो ने प्रोएक्टिवली इसको रिजेक्ट किया, इस खबर को। कहा कि ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है कम्प्लीटली इनएक्यूरेट और फॉल्स है, और कोई भी प्रकार की एक्विजिशन स्ट्रैटेजी कंपनी की अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में नहीं है। ये भी क्लैरिफिकेशन आया। तो जो क्लैरिफिकेशन था वो ये एक्विजिशन के बारे में था, और एक्विजिशन की रणनीति के बारे में भी उन्होंने क्लैरिटी दी, जिसके कारण शायद आज बाजार इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर उत्साहित रहे। और दूसरा, जेफरीज ने 145 रुपए के टारगेट से यहाँ खरीदारी की सलाह तो दी ही है, तो ब्रोकरेजेस भी अपबीट हैं और उनको लगता है ये जो एक्विजिशन है वो अनलाइकली है। कंपनी ने एक पुराना निवेश किया हुआ है ज़रूर शिप रॉकेट में, लेकिन इसको बढ़ाने की कोई भी प्रकार की योजना कंपनी ने कहा है कि नहीं है, और ये पर्टिकुलर स्टॉक रहेगा आज फोकस पे। ओके, जोमेटो पहले काम करते हैं। इस डिनाल के बाद एक बार हल्का सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद पार्थिव राय लेंगे। अच्छा पार्थिव, आप कैसे देखते हैं? आई थिंक इस क्लैरिफिकेशन के बाद, आई थिंक इस डिनाल के बाद, हालांकि अब कोई सॉफ्टनेस नहीं होगी, बट ये अब अपने अपने करियर की जो हाईएस्ट ट्रजेक्ट्री वो 30 रुपए की, जो कि पोस्ट आईपीओ थी, लिस्टिंग के आई, उसमें जा रहा है। हमने जुबिलेंट फूड्स में एक स्विंग देखा, हमने जोमेटो में एक स्विंग देखा टुवर्ड्स ईयर एंड। अभी आप जोमेटो के इस प्राइस पे कितने एग्रेसिव हैं, मतलब हाई टारगेट्स के लिए? 127 पे कल क्लोज हुआ। देखिए, जोमेटो के अंदर जो न्यूज आए, स्पेशली यस्टरडे जो डेवलपमेंट थी, तो उस लिहाज से डेफिनेटली वो नेगेटिव साउंड कर रही थी, बिकॉज जोमेटो के बैलेंस शीट पे करीबन 10,000 करोड़ कैश है। और ये अगर एक्विजिशन कैश बेस्ड होता और शेयर स्वैप नहीं होता है, तो उस लिहाज से उनका कैश डेफिसिट हो जाता है और वो डेट में आ जाते हैं 2,000 करोड़ के। तो दैट वुड हैव बीन टेकन वेरी वेरी नेगेटिवली बाय द मार्केट, और ये जो बिजनेस है एकदम से रिलेटेड भी नहीं है, तो काफी क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं। जोमेटो के लिए आज की तारीख में जो अच्छी बात यह है कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो तो रिलेटिवली काफी स्टेबल है, और वहां पे भी उन्होंने जो प्रॉफिटेबिलिटी के मेट्रिक्स है उसमें काफी इंप्रूवमेंट किए हैं। लेकिन ब्लिंकिट एज अ बिजनेस, वहां पे आई थिंक सतत बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू वहां पे बहुत अच्छे पैमाने पे बढ़ रहा है, और ये जो बिजनेस है आगे जाते मैनेजमेंट को लग रहा है कि इज अ बिजनेस के 30 to 35% का ग्रोथ दिखा सकता है, अलॉन्ग विथ वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी। और जोमेटो के अंदर फूड डिलीवरी बिजनेस में भी जिस तरह का टेक रेट है टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 24.5%, वो इंडस्ट्री लीडिंग है। तो मुझे लग रहा है कि जोमेटो ने जो लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट दिखाया था, वो रिजल्ट्स का जो मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी, वो आगे जाते हम देख सकते हैं। और प्राइस टू सेल्स की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी फेयर वैल्यूएशन पे है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एबिटा मार्जिन टच 7 to 8%। अगर ये जोमेटो दिखाता है एडजस्टेड एबिटा, स्पेशली बिकॉज यहाँ पे ईसॉप्स और वो सब का खेल रहता है, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि जोमेटो में इन्वेस्टर्स लॉन्ग जा सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ब्लिंकिट के जो नंबर्स है उसको ग्रैन्युलर से देखना बहुत जरूरी रहेगा जोमेटो के स्टॉक में। ओके, तो जोमेटो कंसिडरिंग ये अब खंडन आ चुका है, तो गिरावट का डर नहीं है, तेजी लेकिन और जोर पकड़ सकती है। जिस तरह के प्लान्स कंपनी ऑफ कोर्स ब्लिंकिट के टर्न अराउंड पर भी फोकस कर रही है। ये आपके लिए जोमेटो पर आए, देखते हैं कहां पर खुलता है और क्या एक्शन बनता दिखाई देता है। लेकिन आज तो रेडार पर ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, ऑल कार्गो गति भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट आई है और साथ ही वो फंड रेज पर भी डिटेल्स आ चुके हैं। यतिन बताइए क्या कर रही है कंपनी अभी? तो एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है अर्शदा, और अल कार्गो और गति की बात करें तो सबसे पहले जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का स्टेप है वो मर्जर। तो गति और अल कार्गो का मर्जर हो जाएगा। ये ऑल कार्गो का मर्जर जो रेशियो है वो 63 शेयर्स ऑफ गति, तो आपके पास 63 शेयर अगर गति के हैं तो आपको 10 शेयर्स अल कार्गो लॉजिस्टिक्स के मिलेंगे। तो ये मर्जर कंप्लीट होने के बाद अपना जो एक्सप्रेस बिजनेस है, जो एक्सप्रेस कार्गो बिजनेस है या जो एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, वो अल कार्गो 1:1 के रेशियो में अलग करेगा, और जो बचा हुआ लॉजिस्टिक्स बिजनेस है वो अल कार्गो जो पेरेंट कंपनी है, जो रिजल्टेंट कंपनी है, उसके अंदर रह जाएगा। ऑब्वियसली ये
बहुत ही अच्छा माना जा रहा है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के नज़रिए से, क्योंकि जो एक्सप्रेस बिजनेस है जो लॉजिस्टिक्स का है उसको अच्छी वैल्यूएशन मिलती है, और जो नॉर्मल लॉजिस्टिक्स बिजनेस है उसको अलग जगह पे रख के ज़्यादा शेयर होल्डर्स रिटर्न आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो स्टेप 1 अलकार्गो लॉजिस्टिक्स और गति का मर्जर, और उसके बाद 1:1 में अलकार्गो और अलकार्गो एक्सप्रेस का डीमर्जर। और लगभग वो 500 करोड़ ऑफ कोर्स रेज करने का भी अपडेट आया है, लेकिन ये क्लियरली बड़ी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है। पार्थिव, इस पर मैं आऊंगी आपके पास कि कैसे पढ़ेंगे इसे आप पूरा, लेकिन ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स कंसिडरिंग इस बोर्ड बैठक से पहले स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, 4% ऊपर था कल के सत्र में। राजेश जी बताइए टेक्निकली अब क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? हर्षद जी देखिए, चार्ट बढ़िया है मेरे हिसाब से। इसको थोड़ा पोजिशनली देखे तो इसका जो टारगेट सेट हो रहा है वो करीबन 320 से लेकर 340 का होगा। हाई बीटा है तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा करीबन 260 का। जो सपोर्ट बनता है हर्षद जी वो करीबन 270 275 का है। तो आपको एक्यूमुलेट करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 260। टारगेट जो आपको सेट करना है वो रहेगा 320 से लेकर 340 का। तो 320 340 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पार्थिव, आप कैसे पढ़ रहे हैं स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छा मूव है, बिकॉज जो एक्सप्रेस बिजनेस है जहाँ पे हमने देखा है कि पीयर सेट में भी जैसे कि टीसीआई एक्सप्रेस है, वहाँ पे मार्केट उसको बेटर वैल्यूएशन देता है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक बिजनेस। बिकॉज एक्सप्रेस बिजनेस में लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो बहुत एक इंपॉर्टेंट पहलू हो गया है लॉजिस्टिक स्पेस का, तो वो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। तो शेयर होल्डर्स के लिए ये जो वैल्यू अनलॉकिंग है दैट विल डेफिनेटली एड वैल्यू, और प्रॉब्ली दैट इज द रीजन के मार्केट को शायद इसकी गंध हो चुकी थी और ये शेयर काफी एक अपरन में था। मुझे लग रहा है कि आई थिंक आगे जाते जो डीमर्ज एंटिटी में एक्सप्रेस बिजनेस होगा उस पे आई थिंक इन्वेस्टर्स को फोकस रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे ज्यादा ग्रोथ लग रहा है। देखते कैसे शुरुआत करते हैं सभी काउंटर्स। ध्यान रहे ब्लू डार्ट बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, उनके नंबर्स पर दबाव बना हुआ है, लेकिन ये दूसरे छोटे प्लेयर्स में ज़्यादा एक्शन और ज़्यादा नंबर्स डिलीवरी भी आई है, और इस अपडेट का भी इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। एक बार प्लीज़ हमारी पैनल की पूरी स्क्रीन दिखाएंगे डायरेक्टर साहब, क्योंकि ये वीरू ने जो रिक्वेस्ट की और आप पीयर प्रेशर देके वीरू, प्रशांत ने अपना जैकेट अभी बदल दिया, दोपहर का इंतजार नहीं किया। प्रशांत रेडी रखा था आपने? एकदम वेलवेट वाला लग रहा है प्रशांत जी है। जी जी वीरू जी, हर्षद जी, मैंने रेडी रखा हुआ था, बट जैसे आपने बोला एक्चुअली दैट स्किप ऑफ माय माइंड, आपने जैसे बोला मैंने तुरंत याद किया, चेंज कर लिया। थैंक यू वेरी मच। ये इनफैक्ट वो वीरू अमित जी ने टाई भी लगा रही है, अमित जी की टाई भी रेड है, पूरा कर दिया है। बस एक रह गया प्रशांत, ये मानस। लखनऊ में तो कपड़े की कमी नहीं है, चिकन का कपड़ा होता ही है, क्या दिक्कत की बात है। मानस कुछ आप भी परिधान बदलिए अपना, स्क्रीन को लाल हरा रखना है। हरा कलर, मानस हरा कलर पहन रहा है। पीछे लिखा है एमजे, उसकी गर्मी है। हरा कलर। मानस हरा वाला चश्मा नहीं है। चलिए अभी काम करते हैं, यतीन के पास चलते हैं। नहीं हरा चश्मा नहीं मेरे पास। चलिए, यतिन सोच रहे हैं कि आप मेरे से निपट लो। यतिन ने भी ग्रीन, वैसे ब्लूइश ग्रीन टाई है, स्क्रीन पर ग्रीन ही लग रही है। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आप भी एकदम क्रिसमस कलर्स में आ जाइए। मैं तो क्रिसमस ट्री बन के बैठा हूँ, क्योंकि कोई सैंटा बन के बैठा है, कोई रेनडियर बन के बैठा है, तो अपने ग्रीन पहन के बैठे हैं। बताइए एसबीआई कार्ड्स, अब क्रिसमस की शॉपिंग पता नहीं कितनी होगी, दिवाली की कितनी हुई? तो देखिए क्लियरली एसबीआई कार्ड्स के नवंबर डेटा की बात करें या अक्रॉस द इंडस्ट्री बात करें तो स्पेंड्स में अच्छी खासी आपको बढ़त देखने को मिली है। और जो जेफरीज की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो नए कस्टमर्स ऑनबोर्डिंग किए हैं कंपनी ने, वो 17% ग्रोथ हुई है वहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। स्पेंड्स में लगभग 50% की ग्रोथ हुई है यहाँ। अगर हम क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग के मार्केट शेयर की बात करें तो वो स्टेबल है 19.6% पे। हालांकि जो कंपनी की लीडरशिप पोजीशन है ऑनलाइन स्पेंडिंग में, यहाँ आपको स्टेडी 21% मार्केट शेयर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो डेटा के हिसाब से बहुत बेहतरीन, और शायद आज आपको एक स्टॉक में एक्शन आता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस डेटा को लेके उत्साहित है। इन जनरल हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग काफ़ी अच्छी रही नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग अच्छी रही, यानी कि दिवाली की अच्छी खासी शॉपिंग हुई। अब देखेंगे क्रिसमस की कितनी शॉपिंग आएगी जब अगले महीने वो नंबर्स आएंगे। लेकिन एसबीआई कार्ड ज़्यादा हरकत दिखा नहीं रहा है। अमित बताइए चार्टिकली अब कैसा है? कल थोड़ी सी हरकत देखने को मिली थी, लेकिन लार्जली एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है। जी मैम, काफी डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन जरूर हो रहा है, लेकिन अभी इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। स्टॉक अपने 10, 20 और 50 के ऊपर जरूर ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल 200 डेमा के नीचे है।
आई थिंक वी हैव टू वेट, एक बार 785 क्रॉस होता तब यहाँ पे शायद तेजी बन सकती है। टिल दैट टाइम मुझे लगता है साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक रहेगा। तो थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में रहता है, लेकिन आज देखिए डेटा पॉइंट्स और वो जेफरीज की रिपोर्ट पर कुछ लौटता है एक्शन या नहीं। अच्छा, इस बीच आज पीएसयू बैंकों पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आज एक बैठक है जहां पर वित्त मंत्रालय और पीएसयू बैंकों की एक बैठक है। लार्जली रेजोल्यूशंस को कैसे पेसअप किया जाए, एनपीएस की स्थिति क्या है, इस सब पर बातचीत होगी। आलोक प्रियदर्शी इस स्टोरी को इनफैक्ट ट्रैक कर रहे हैं। आलोक, क्या कुछ चर्चा में आ सकता है आज की बैठक में? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए, गुड मॉर्निंग। ये एक इम्पोर्टेंट बैठक है बैंकों के लिए, क्योंकि बैंकों का जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो आईबीसी के तहत चल तो रहा है, लेकिन जो स्थिति है, जो स्पीड है, उसको लेकर सरकार संतुष्ट नहीं है। अगर हम बात करें रिजोल्यूशन की, तो जो तय सीमा है 270 दिन एक्सटेंडेड होने के बावजूद उतने दिनों में कोई भी जो मामला है, कोई भी केस है, वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत रिजोल्यूशन उसका नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि किस तरह से समय सीमा के भीतर जो आईबीसी के तहत तय किया गया है उसके अंदर इसको रिजोल्यूशन दिया जाए। दूसरा जो मुद्दा है वो है हेयर कट का। अगर देखें तो जो भी रिकवरी हो रही है, अगर जो कुछ मामले आ भी रहे हैं जिनका सॉल्यूशन हो भी रहा है, उसमें एक तरह से देखें तो रिकवरी रेट काफी कम है। करीब 32.5% के आसपास जो भी बैड लोन्स हैं उनकी रिकवरी हो रही है। तो ऐसे में जो इस करीब 60-70% का हेयर कट है, ये सबके लिए चिंता का विषय है कि इतना ज्यादा हेयर कट करने से एक तरह से कहें तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, सरकार का भी नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ जो क्रेडिटर्स हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। तो इस हेयर कट को कैसे कम किया जाए, रिकवरी रेट किस तरह से बढ़ाई जाए, और जो आईबीसी के तहत मामले हैं उनको समय सीमा के भीतर किस तरह से उसका रिजोल्यूशन किया जाए, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। सारे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, वित्त मंत्रालय के जो डीएफएस सेक्रेटरी है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, और साथ ही साथ एमसीए सेक्रेटरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मैं बता दूं कि आईबीसी में अमेंडमेंट कार्ड पर था, इस सेशन में होने वाला था, लेकिन सिर्फ इसी वजह से टाल दिया गया कि एक बार इसको पूरे से रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद जब आगे बजट सेशन आएगा जुलाई में, तो वहां पर आईबीसी के तहत कई सारी जो कहते हैं अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स को लेकर सरकार आईबीसी में तैयारी कर रही है। जी, चलिए, तो निफ्टी पीएसयू बैंक आज रडार पे रहेंगे, और अगर जब निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का और निफ्टी पीएसयू का जिक्र हुआ है, तो एसबीआई को एक बार यहाँ पे जज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, सारा का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि एचडीएफसी बैंक तक सीमित रह गया था, बात बहुत दूसरे स्टॉक फ्यूचर्स पर नहीं हो पाई। लेकिन अमित, आपकी राय क्या होगी? कल इसने एक बहुत परसों अच्छा खासा फॉल दिया था, एक कैंडल रिवर्सल था, लेकिन 10 डे से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था। आपकी राय, जो लॉन्ग है उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, रीजनेबल स्टॉप लॉसेस कहाँ पर आएंगे, और ऊपर कौन सी ट्रैजेक्टरी खुली है एसबीआई में? जी विरेंद्र जी, एसबीआई का स्ट्रक्चर देखिए, पहले तो वीकली और डेली के स्ट्रक्चर में है, तो स्टॉक ने 620-630 के लेवल में एक वीकली ब्रेकआउट रजिस्टर किया था। ट्रेंड काफी स्ट्रांग है इसका। कल के सत्र में स्टॉक ने 10 डेमा को टच करके एक रिवर्सल डेफिनेटली दिखाया है। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा 10 और 20 डेमा के बीच में रखूंगा, लगभग 625-630 के आसपास, और मुझे लगता है कि इस रिवर्सल में नियर टर्म में 665 से 670 के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो ये फिलहाल 670 तक की तैयारी करता हुआ दिखाई देगा। मुझे अभी भी याद है मोतीलाल ओसवाल का टारगेट 800 वाला, जब भी स्टॉक एक्शन में रहता है वही लेवल मुझे याद रहता है। आज देखते हैं क्या होगा। लेकिन बाकी कौन से स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, इनफैक्ट सीमेंस भी रेडार पर रहेगा, उसकी बात करेंगे और फिर बाकी स्टॉक्स से न्यूज़ आप दीजिएगा। या तो बताइए, सीमेंस की कल एनालिस्ट मीट हुई, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, तो एनालिस्ट मीट हुई और बहुत अच्छा कंपनी ने जो है प्रेजेंटेशन दिया एनालिस्ट को। और अगर हम की बातें करें जो एनालिस्ट मीट से निकल के आई हैं, सबसे पहले कि सीमेंस इंडिया अब एक चौथा लार्ज बिजनेस है पेरेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं फोकस इंडिया के बिजनेस को लेकर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप लेवल पे। इसके अलावा डीमर्जर जो एनर्जी बिजनेस का है उसको जो बोर्ड है और कंपनी है जो समझेगी और एक्सप्लोर करेगी, अभी तक कोई प्रकार का डिसीजन वहाँ नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ पेरेंट का प्रपोजल ज़रूर है डीमर्जर को लेकर एनर्जी बिजनेस का। इसके अलावा जो घरेलू मार्केट है वहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट केपेक्स दोनों ही जगह पे सीमेंस को लगता है बहुत अच्छी तरीके से केपेक्स यानी जो विस्तार के प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से पिकअप हो रहे हैं। मोबिलिटी सेगमेंट में अच्छा बिजनेस दिख रहा है, मार्जिन भी वहाँ सुधर सकते हैं, और पावर ट्रांसमिशन कारोबार में भी इंक्वायरियाँ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ऑल गन्स फायरिंग, ऑल इंजन्स फायरिंग, इस प्रकार की जो एनालिस्ट मीट हुई, और शायद आज आपको एक स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़े। जेफरीज ने एक खरीदारी की सलाह दी है 4520 के टारगेट के साथ। 4520 का टारगेट सीमेंस पर आ रहा है, और ये एक अच्छा खासा मोमेंटम काउंटर रहा है। आशीष बेहती, चार्ट्स पर क्या संकेत है?
जी अशदाम, चार्ट्स पे स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना हुआ है। पिछले 2 दिनों की जरूर गिरावट देखने मिली थी, बट जिस हिसाब से कल रिकवरी देखने मिली और स्टॉक ने अपना 20 डेमा से ही बाउंस बैक दिया है, वो काफी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 4100 के लेवल्स वापस रीगेन करने में। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना, वो 3900 रुपए कैसे मेंटेन करे और 4100 और 4150 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। मैं करेक्ट करना चाहूंगी, 4520 से टारगेट बढ़ाकर 5000 किया है। मुझे सिर्फ वो 4520 दिखा था स्क्रीन पर। तो ये इनफैक्ट एक तगड़े मोमेंटम में है और भरोसा भी जेफरीज जैसे ब्रोकरेजेस का बढ़ता हुआ। लेकिन दूसरी खबरें जिस पर आज नजरें होनी चाहिए, यतिन बताइए। तो एनएमडीसी, जीएमडीसी, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, ये सारे के सारे जो सरकारी माइनिंग कंपनीज हैं, इनको रखिए रेडार पे, क्योंकि सरकार जो है वो अब बहुत जल्द लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल की माइनिंग की बोलियां बुलाने वाले हैं। बिड सबमिशन की डेट भी अनाउंस हो गई और एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। तो सारे के सारे ये जो माइनिंग स्टॉक से फोकस में रहेंगे। इसके अलावा मॉइल भी फोकस में रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन 16 लाख टन से ज़्यादा इन्होंने कर दिया है नवंबर के महीने में। तो इन जनरल जो सरकारी माइनिंग कंपनियां हैं, यहाँ आपको मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा 2 कंपनियों ने अपना QIP सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। केन्स ने 1400 करोड़ रेस किए हैं 2424 रुपये पे, और KPI ग्रीन 300 करोड़ इन्होंने रेस किए हैं 1183 रुपीज़ प्रति शेयर के हिसाब से। तो दोनों ही कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे। ऑब्वियसली अलॉटमेंट होता है जब QIP का, तो थोड़ा प्रेशर रहता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स थोड़े बहुत एग्जिट लेते हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स रेडार पर रखिए लोअर लेवल्स पे। रेलटेल, इनको 67 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है कोरियल से। इन्फोसिस, इन्होंने एक 5 ईयर कोलैबोरेशन अनाउंस किया है ऑटो पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर LKQ से। तो IT रिलेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करेगी इस पर्टिकुलर ऑटो पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर को। JMR इंफ्रा, ये स्टॉक रखिए रेडार पे, क्योंकि NIIF जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये 675 करोड़ रुपए निवेश करने वाले इनके आंध्रा के एक एयरपोर्ट में, जिसके बाद स्टॉक फोकस में रहेगा। और आखिर में LIC, ये एक स्टॉक रखिए फोकस पे, क्योंकि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स हैं, इनका इसको एक एक्सटेंशन मिला है। 10 साल तक इनको मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और कुल मिला के जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है 25% तक जो इनकी करनी है, उसकी मुद्दत अब हो जाएगी मई 2032। ओके, तो ये सभी काउंटर्स इनफैक्ट आज रेडार पर रहेंगे। ये LIC वाली खबर को आप पार्थिव जी कैसे देख रहे हैं? कंस्ट्रिंग एक वन टाइम एक्सेप्शन सरकार ने लिया है, 2032 तक इनके पास टाइम है हिस्सेदारी बेचने का। ये स्टॉक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर रहा है लिस्टिंग के बाद से ही। अभी भी इनफैक्ट अपने इशू प्राइस के नीचे ही, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ट्रेड कर रहा है 764 के आसपास। इस खबर का कुछ असर पड़ने वाला है या नहीं? यस, आई थिंक हर्षद जी, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, बिकॉज ये एक बड़ा ओवरहैंग था। एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी है और इसमें जिस तरह का प्रेशर था कि 75% अगर डाइल्यूट करना है, तो बहुत बड़ा फ्लोट मार्केट में आने वाला है। और उस लिहाज से आई थिंक वैल्यूएशंस तो कंपनी को डेफिनेटली नहीं मिलते। लेकिन इसके बाद आई थिंक जो अच्छी न्यूज ये है कि कंपनी ने पोस्ट लिस्टिंग कंटिन्यूसली उसकी जो एम्बेडेड वैल्यू बढ़ाई है। और इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू आज की तारीख में LIC के वैल्यूएशन सबसे लो पे है एट अराउंड 1.2। अगर पीयर सेट से कंपेयर करें, नो डाउट अगर पीयर सेट के जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन है वो काफी ज्यादा है, लेकिन LIC ने ऐसे बताया कि दे आर डेफिनेटली वर्किंग टू इंप्रूव देयर VNB मार्जिन, नॉन पार बिजनेस काफी बढ़ाने की बात की है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि फॉरवर्ड बेसिस पे ये बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। और इस न्यूज के बाद मुझे लग रहा है कि LIC में अच्छी रैली आ सकती है और ये बहुत बड़ा ओवरहैंग चला गया है। और आगे जाते अगर बिजनेस मेट्रिक्स इंप्रूव होते हैं, VNB मार्जिन सतत इंप्रूव होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि LIC एज अ स्टॉक जो PSU पैक में वन ऑफ द अंडर परफॉर्म रहा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। ओके, तो LIC एक बार चार्ट्स देखेंगे मानस LIC। बिल्कुल, देखिए LIC की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर कल स्टॉक ने 20-डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट किया, वहां पर थोड़ा बाइंग देखने को मिला है। लेकिन मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। या तो अगर आपको 785 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिले तब खरीदारी करिए, और या तो जब करेक्शन देखने को मिले 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके स्टॉक 700 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करे, तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। तो या तो करेक्शन पे खरीदारी करिए, या तो ब्रेकआउट पे 785 के ऊपर खरीदारी करिए। ओके, तो 785 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकले तब आप वो तेज़ी की पोजीशंस में आएंगे, उससे पहले नहीं। अच्छा, एक दो और काउंटर्स जो हम मेंशन कर रहे थे, एक बार टेक्नोलॉजी कंपनियों में इन्फोसिस देख लिया जाए। कंसिडरिंग LTTS LTI माइंडट्री पर वैसे भी एक राय आई है तेज़ी की। प्रशांत, चार्टिकली इन्फोसिस क्या कैचअप करेगा? क्योंकि इस समय कॉन्सेंट्रेटेड तौर पर अगर कोई ट्रेड स्पॉट कर रहा है, वो लार्जली LTI माइंडट्री में ही स्पॉट किया गया है।
आप शायद म्यूट पर है। जी, अच्छा प्रशांत, थोड़ा संभल के, ये वीरू ना कि आदत खराब है, वो आपके नाम पर फिर शायरी लिख देंगे। वो कविता जी के नाम पर आपको पता ही है, इतनी लंबी शायरी, जी बिल्कुल, चौड़ी शायरी लिखी थी। जी जी बिल्कुल, आई बी केयरफुल। तो हर्षा जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1523 से लेके 1505 एक बहुत अच्छा गैप सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से 1520 के स्टॉप लॉस से इसको कंफर्टेबली बाय किया जा सकता है, और यहाँ से में एक नया स्विंग है, यानी करीबन हम मान सकते हैं 1575 1580 इस लेवल तक ये जा सकता है। तो मुझे लग रहा है राइट लेवल टू एंटर, गैप सपोर्ट का एडवांटेज लेके बाय किया जा सकता है। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, तेजी की तरफ आप वो पोजीशन ले सकते हैं। एक तो और ट्रेड्स जो आपने ध्यान में रखने हैं, जहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत पहले मोमेंटम आया है, यूपीएल, और यूपीएल में दरअसल आज बोर्ड बैठक है फंड रेज को लेकर। जैसे यतिन रीइटरेट कर रहे थे, आपको याद होगा परसों का सत्र जब ये खबर आई थी तो स्टॉक सुबह ही टूटने लगा था। मानस, चार्ट्स पर अब क्या संकेत है? अभी भी कमजोर टेरिटरी में है या फिर अब थोड़ी बहुत तेजी आ रही है नेशनल लेवल से? देखिए, कल रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन ध्यान रखिए ये अभी भी जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं 20, 50 और 100 डे मूविंग एवरेजेस हैं, उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। कोई पैटर्न में रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं, इसलिए फिलहाल के लिए अवॉइड करना है। खरीदारी केवल 590 रुपए के ऊपर करेंगे, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 564 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे गया तो आपको कम से कम 540 530 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, यूपीएल केमिकल, अब केमिकल की लोजे से निकल के चलते हैं एक बार फिर से क्रिसमस के मूड में। जी हाँ, क्रिसमस पिक्स सीएनबीसी आवाज पर इस क्रिसमस से अगले क्रिसमस तक का वो शेयर, वो स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो को सुसज्जित करेंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं हम स्टॉक्स पे। शुरुआत करेंगे यहाँ पे आज अमित जी से, कलकत्ता से। अमित जी, आपकी क्रिसमस पिक क्या रहेगी? मतलब विद थोड़े कम रिस्क के साथ बेहतरीन चार्ट जो आपको लगता है कि जिस पर फोकस करना चाहिए इस वक्त। जी वीरेंद्र जी, मुझे थोड़ा सा लो वोलेटाइल सेफ स्टॉक यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक लगता है। यहाँ पे भी एचडीएफसी बैंक की तरह अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो रही है। स्टॉक ने काफी अच्छा शानदार बेस बनाया है और काफी दिनों बाद कंसिस्टेंटली 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल के पुल बैक में भी हमने देखा कि अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और इट्स अ लेस वोलेटाइल काउंटर। तो कोटक महिंद्रा बैंक स्लो एंड स्टेडीली, जैसे एचडीएफसी बैंक बढ़ रहा है, मुझे लगता है ये 1940 की तरफ बढ़ सकता है। हल्का फुल्का डिप मिले एक्यूमुलेट करें, स्टॉप लॉस है 1810 का। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक, याद रखिएगा बैंकिंग में वो स्टॉक्स जो अब तक बहुत नहीं चल पाए हैं और थोड़े लोअर एजेस पे भी वोलेटाइल कम रहे हैं, उसमें एक शायद यही है। तो एक बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए यहाँ पर पिक कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक। प्रशांत जी, आपकी क्रिसमस कॉल क्या रहेगी, आपका क्रिसमस गिफ्ट? वीरू जी, मुझे लग रहा है कि एक पीएसयू सेक्टर ओवरऑल आउट परफॉर्म कर रहा है, और इसमें एक जो स्टॉक मुझे लग रहा है कि और एक अच्छी रैली आ सकती है, वो है कोल इंडिया। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा स्पॉट 340, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 385 से लेके 390। ओवरऑल 400 के लेवल भी दिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, कोल इंडिया, और आप पिछले 5-7 दिन में इसका जोहर देख ही चुके हैं। एक स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन प्रशांत जी रखते हैं, एक अपसाइड में कोल इंडिया को वो देखते हैं अगले 1 साल के लिए। आशीष बहती जी, आपकी कॉल क्या होगी? वीरेंद्र जी, एलटीटीएस में खरीदारी की सलाह रहेगी, लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं परसिस्टेंट और बिरला सॉफ्ट और बाकी मिड कैप आईटीज ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, ये अभी भी अपने 52 वीक हाई पर ही है, और जिस आपका सेटअप बना हुआ है हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है। नेक्स्ट ईयर अपने ऑल टाइम हाई निकालते हुए देखने मिल सकता है। तो 4900 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 3 महीने का टाइम जरूर देना पड़ेगा, लेकिन 5550 का फर्स्ट लेवल, और उसके बाद इवन ऑल टाइम हाई का जोन भी इसमें निकलता हुआ देखने मिल सकता है। तो एलटीटीएस में खरीदारी की सलाह। ओके, तो एलटीटीएस में खरीदारी की राय। राजेश सातपुते, बताइए क्या है क्रिसमस तोहफा? हर्षदा जी, देखिए मुझे लगता है कि क्रिसमस का जो तोहफा होगा उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी की भी जरूरत है, एक एश्योरिटी की भी जरूरत है, और एक कंसिस्टेंसी की भी जरूरत है। ये देखते हुए मैंने आईटीसी को चुना है। वोलेटिलिटी में वो आप कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी प्रूफ है ये। सो आईटीसी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें 440 450 ये इसका एक्यूमुलेशन का जोन है। तो आप इसको बाय करते जाइए, थोड़ा थोड़ा करके आप पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 410 का होगा, और मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट सेट करना है हमें थोड़ा सा पोजिशनल वो रहेगा 550 प्लस का। तो दिस इज नॉट अ स्विंग ट्रेड, दिस इज कंप्लीटली पोजिशनल कॉल।
पोजिशनल कॉल और आईटीसी लार्जली एक पोजिशनल कॉल ही रहता है। 550 के ऊपर निकलेगा काउंटर। यहाँ पर एक तगड़ा मौका, ये एक अच्छा तोहफा रह सकता है क्रिसमस के लिए। बताइए मानस, आपका क्या पिक रहेगा? देखिए, डिक्सन पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न पॉजिटिव है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर। पॉइंट ये है कि 2021 के हाईज के ऊपर अपडेट करने लगा है, तो वीकली और मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। उसके बाद एक नया मूव स्टार्ट हो सकता है। तो डिक्सन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 62.49 के रहेंगे। 62.49 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 7,000 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक पे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी आया और 7,000 की तैयारी कर रहा है काउंटर। ये है मानस की तरफ से आज का क्रिसमस पिक। पार्थिव बताइए। जनरली क्रिसमस की गिफ्ट बच्चों को दी जाती है, तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का शेयर जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, स्ट्रांगली सजेस्ट के बच्चों के पोर्टफोलियो में लीजिए, विच इज लिंडे इंडिया। देखिए, एक शानदार परफॉर्मर रहा है और एक अच्छी बात यह है कि अभी जो पेरेंट है लिंडे पीएलसी, जो ऑलमोस्ट $200 बिलियन का मार्केट कैप रखता है, आई थिंक वो इंडिया में भी बहुत बुलिश हो चुके हैं। अगर आप देखने जाएंगे तो उनकी जो एयर सेफ्टी यूनिट की क्षमता है इंडिया में, जो करीबन 10,000 टन पर डे है, वो ऑलमोस्ट डबल होने वाली है आने वाले 2-3 साल में, विच गोज टू शो कि जितना कैपेक्स उन्होंने इतने सालों में नहीं किया, आने वाले 3 साल में उतनी कैपेसिटी डबल होने वाली है। नॉट ओनली दैट, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसको ज्यादा स्वेट करके वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं। हमने देखा है कि स्टील इंडस्ट्री में किस तरह का कैपेक्स है राइट अप टू 2030। तो आई थिंक लिंडे इंडिया बहुत उसका अच्छा प्रॉक्सी है। नॉट ओनली दैट, जो पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है जिसमें हाई मार्जिन वाले जो गैसेस होते हैं जो लिंडे सप्लाई करता है, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की हम जो बात करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। वेदर इट इज ऑटोमोटिव सेगमेंट, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग लाइक मोबाइल्स एक्सेट्रा, हर एक एप्लीकेशन में लिंडे इंडिया के गैसेस यूज होते हैं। उनका खुद का इन हाउस प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिवीजन भी है जहाँ पे ऑर्डर बुक सतत बढ़ रहा है और दे आर इवन बिडिंग फॉर इंटरनेशनल ऑर्डर्स। तो ओवरऑल देखने जाए, ऐसी कंपनी है जो इतना कैपेक्स के बाद भी उनके पास 1,000 करोड़ की कैश है, कोई डेट नहीं है, और जिस तरह के प्लान्स है, आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक स्टॉक टू ओन फॉर द लॉन्ग रन। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।